है मौत का गम किसको, मैं खून धरा को देता हूँ। सुन हमला देश के ऊपर, बंदूक उठा चल देता हूँ। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आजादी का जश्न है और इस जश्न में आप जरूर सराबोर होंगे, लेकिन किसी भी देश की सेना अपने खून से अपने देश को सींचती है, उसकी रक्षा में हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर देती है। 1947 से लेकर आज तक सेना का पराक्रम शानदार रहा है, लेकिन 2014 के बाद सेना के साहस को और बल मिला। प्राचीन धर्म ग्रंथों तक में लिखा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज की दुनिया में जब देश की ताकत का अंदाजा उसकी सैन्य ताकत से लगाया जाता है, इस लिहाज से जिस देश की सेना जितनी बड़ी, अत्याधुनिक और संख्या बल में बड़ी होती है, उसे दुनिया में उतना ही ताकतवर देश माना जाता है। और आज हमारा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यह सफर यूं ही नहीं तय हुआ। इसमें बदलती रणनीति थी, गलतियों से सीख थी और था वो अदम्य साहस जो भारत के सैनिकों ने हमेशा दिखाया। 1947 के बाद से आज तक सेना कितनी मजबूत हुई और कैसे कई गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा। 2014 के बाद कैसे सैन्य ताकत चौगुनी हुई, इस स्वतंत्रता दिवस पर इसकी गाथा आपके सामने होगी। साथ होंगे वो खास मेहमान जो आपको बताएंगे उस हकीकत को जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा, और हमारी सेना की बढ़ती ताकत को आज पूरा देश ही नहीं, कैसे दुनिया सलाम कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। 1947 के बाद से भारत ने कई युद्धों का दौर देखा। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, छल की दास्तान थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था, विश्वासघात का खंजर चीन का। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे 10 से 20,000 सैनिक। ये युद्ध पूरा एक महीना चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। लेकिन वो ऐसा समय था जब हमें अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वो चाहत उस समय पूरी नहीं हो पाई। 1999 के बाद भी सेना को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने धोखे से कारगिल के द्रास सेक्टर में घुस बैठ कर डाली। उन्होंने ऊंची पहाड़ियों और बर्फीले मौसम का फायदा उठाया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक था, लेकिन उसके बाद सेना की ताकत बढ़ती चली गई। जो हमने आपको बताया, इस बात को आज हर कोई मान रहा है और देश के डिफेंस एक्सपर्ट भी इसका पूरा सच बता रहे हैं। सवाल मेरा पहला ये रहेगा कि 1962 में जो हार की तस्वीर हमें देखने को मिली और उसके बाद हमने कारगिल युद्ध भी देखा, हालांकि विजय हमें प्राप्त हुई, लेकिन क्या उसके बाद हमें महसूस हुआ कि भारतीय सेना की मजबूती बहुत जरूरी है? अर्जुन, देखिए, एक हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हमारे जो सेना की जो बातें जो है, जो भी उनके एडवाइस दी शुरू से लेकर आखिर तक, उसके ऊपर मेरे को लगता है 2014 से पहले उसके ऊपर कोई अमल हुआ नहीं। उसके ऊपर आप देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरे को तो फौज चाहिए ही नहीं, मैं तो एक पुलिसमैन चाहिए, डंडे के साथ में वही कंट्रोल कर लेगा। तो ये चलती रही, यही बात चलती रही। जब 62 का युद्ध हुआ तब उनकी आंखें खुली और उनको फिर जरा मेरे को लगता है काफी शौक भी हुआ कि ये हो कर गया। फिर वो अमेरिका के पास भी भागे, इधर भी भागे। पर उसमें हुआ क्या, शहादत जो थी हमारी फौज की वो अननेसेसरली हुई। उसके बाद फिर वही आप देख लीजिए, 62 के बाद 65 हुआ, 65 के बाद 71 हुआ, 71 के बाद फिर करगिल हुआ। अब सारे अगर आप एक चीज देखें, उसमें सबसे बड़ी जो कमी नजर आती है वो ये आती है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं
उन्होंने कभी भी मिलिट्री एडवाइस के मुताबिक नहीं चले। उनको अपने ही एक अपने ही दुनिया में रह के वो सोचते थे कि ये जो आर्मी के जो आर्म फोर्सेस की जो एडवाइस है, ये कोई एडवाइस उनके मायने नहीं रखती देश के। अब क्यों मैं कहता हूं, देखिए बड़ी साफ बात है, आपका 62 के युद्ध से पहले आपका जो है अक्साई चीन चला गया, 62 के युद्ध के बाद और आपकी जगह चली गई। उसके बाद में 65 के युद्ध में क्या हुआ, आप लाहौर तक पहुंच गए थे, आपने हाजी पीर जो है वो भी ले लिया था इतने लोगों की शहादत के बाद। और जब आप गए वहां पे ताशकंद के अंदर, वहां वो सारा कुछ वापस दे आए। 71 में क्या हुआ, 71 में भी यही बात हुई। आप इधर भी जो है वहां पे आपने बांग्लादेश तो आजाद कर लिया, पर आपने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जब आपने इनका समझौता हुआ तो हमारा छंब का इलाका जो हमारा इलाका था वो हमने वापस नहीं लिया। हमने अपने जो सैनिक थे वापस नहीं लिए उनसे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और वो अभी तक उनका आता पता ही नहीं है। वो कहते पाकिस्तान तो कहते है ही नहीं, बट हमें पता है कि है वहां पे, क्योंकि काफी चैनल से उनकी जो आता पता लगा है। तो बात ये है कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो हमारे देश के अंदर आर्म फोर्सेस की एडवाइस पे नहीं चलता। तो ये हकीकत है जो डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया। सेना मजबूत हुई और हर बार उसका दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा बल मिला 2014 के बाद से, जब मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए। 2014 के बाद कई गुना बढ़ी सेना की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना को अत्याधुनिक और ताकतवर बनाने के लिए वो हर कदम उठा रहे हैं जो इसके लिए जरूरी है। भारत पाकिस्तान से लेकर भारत चीन और अन्य देशों से लगी सीमाओं पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने सुरंगों, हवाई पट्टियों, पुलों, सड़कों का बड़ा जाल बिछा दिया। साथ ही सेना को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित कर दिया। पीएम मोदी सेना को लगातार आत्मनिर्भर और ताकतवर बनाते रहे हैं। लगातार मजबूत होती भारतीय सेना की ताकत को देखकर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य ताकतवर देश भी हैरान हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने का मादा रखता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के कदम भी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अगर जरा सी गुस्ताखी की तो घर में घुसकर मारना भी जानता है। भारतीय सेना दुनिया के टॉप देशों की सेना में गिनी जाने लगी है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है, जिनकी आज पूरी दुनिया कायल है। पिछली सरकारों में जो हमने देखा कि गलतियां हुई, आपको लगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो क्या 2014 के बाद सेना की ताकत में दोगुना नहीं चौगुना इजाफा हुआ? बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद एक सी चेंज आया माइंडसेट के अंदर, पॉलिटिकल क्लास के अंदर, और वो मेरे को लगता है उसका सबसे बड़ा कारण था प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना और उनका प्राइम मिनिस्टर बनना मोदी जी। ये एक उन्होंने डायरेक्शन, जो सबसे पहले तो उन्होंने जितने हमारे जो थे आर्मी के, आप देख लीजिए आर्म फोर्सेस के हमारे जो चीफ्स वगैरह, सबको बैठ के सारा कुछ उनसे सलाह मशवरा करके कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो सारी बातें उन्होंने देखी। और आज देखिए क्या हुआ क्या है। जब पाकिस्तान ने हमारे इधर जो है, आपने देखा टेररिस्ट स्ट्राइक की, उड़ी में आए, उड़ी में स्ट्राइक की, तो हमने क्या किया, हमने बालाकोट किया। इससे पहले नहीं हुआ था। हालांकि आप देखिए मुंबई के अंदर जो ताज होटल के ऊपर जो जिस हिसाब से वहां पे अटैक हुआ, तब भी नहीं हुआ। बालाकोट हुआ। बालाकोट के बाद क्या हुआ, जब चीन गलवान और जब जिस तरीके से वो एक और पीठ के अंदर छुरा घोंपा हमारे के, पहले उन्होंने बताया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फिर इमीडिएटली जो उनकी डिवीजन थी वो हिंदुस्तान के अंदर घुसने के लिए आ गई, तो पूरा का पूरा एयरलिफ्ट करके सारा हमने स्टेबलाइज किया। पर उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है बॉर्डर के लिए वो कितना बढ़ गया। आज आप नॉर्थ ईस्ट से ले लीजिए, सेला टनल बन गया, वहां से जो तवांग वैली के लिए एक लाइफलाइन बन गई है पूरी, जो जहां हमें कितने 8-10 घंटे लगते थे वो उधर पहुंचने में, अब वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर आप सीधा तवांग के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपका टनल बन गया वो सेला टनल। इसी हिसाब से आप जो लद्दाख रीजन में देख लीजिए,
वहां पे रोड और सारी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है। उसके अलावा आप देखिए क्या है, आपकी आर्मामेंट में क्या है, आपके आर्मामेंट में जो है, जो अब शुरू में तो हमें था कि भाई हम इंपोर्ट कर लें, पर उसके बाद में पॉलिसी चेंज हो जी गई जी। आत्मनिर्भर के ऊपर, और उन्होंने कहा जी आप चलो ठीक है हम आपसे खरीद लेते हैं, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपसे चाहिए हमें, ताकि हम हिंदुस्तान में बनाए। और आप 2014 से लेकर आज 2026 है, आप देख लीजिए सारी चीजें जो है ये सारा आप अब बात इस सदी में हुए उस बदलावों की जिसकी कल्पना भी शायद कोई कर पा रहा होगा, क्योंकि 21वीं सदी में सेना को उन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई जिससे अपना ध्यान और लक्षित किया जा सके और दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। 21वीं सदी में सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई। भारत रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच देश की सेना इस दौरान अत्याधुनिक और खतरनाक गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों, टैंकों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, आधुनिक पनडुब्बियों से लैस हो चुकी है। खास बात यह है कि इसे भारत ने खुद अपने लिए बनाया। अब दूसरे देश भी इन हथियारों को भारत से खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। इन रक्षा उपकरणों से सुसज्जित सेना अब किसी भी देश से मुकाबला करने का मादा रखती है और ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। 21वीं सदी की बात करूं, क्योंकि अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो 21वीं सदी में सेना में बहुत चेंजेस आए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो क्या 21वीं सदी में भारतीय सेना में जो बदलाव किए गए हैं, जो हमने देखा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाना काफी मुश्किल हो जाता था, आज वो मुश्किल नहीं होती है। तो 21वीं सदी की सेना को आप किस तरीके से देखते हैं और चेंजेस किस तेजी से हुआ है? देखिए, हमारे जो फौज का सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम अपनी तरफ से तो लेसन लर्न कर लेते थे, पर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होता। आप देखिए, जब पहली बार जब ये 84 के अंदर जो है हमारे जो सैचिन के ऊपर सबसे पहले जो हमारा जो गया है बैसाखी के दिन, वो जनरल कुलकर्णी, वो मेरे कोर्समेट ही थे, जो वो है कोर्समेट थे नहीं है अभी भी, तो वो जब गए, उनकी टुकड़ी गई है, उनको जिस दिन उन्होंने वहां जाना था उस दिन ही सुबह उनको हाई ऑल्टीट्यूड जो क्लोथिंग है वो मिला। तो यह हालत थी। अब क्या है कि अब हमारा सारा कुछ जो है वो एक सिलसिलेवार चीज चल रही है। आप देखिए, बोफर्स जो है हमने ले तो ली, हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी उनसे सारा पूरा मुआहदा था ये, पर हमारे पास यहाँ पे स्टील ही नहीं था। वो मतलब कि हिंदुस्तान में वो क्वालिटी का स्टील ही नहीं बन रहा था जिससे कि हम एक गन बना सकें। तो वो फिर भारत फोर्ज ने अपना किया और उन्होंने वो उसको विकसित किया और वो उसकी गन को है जो सारी जगह दिखाया उन्होंने करके। आज आप देख लीजिए, ये इसके अंदर जो करगिल के अंदर भी हमारी जो लोग जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बोफर्स है वो इस्तेमाल हुई है। मोदी सरकार के आने के बाद बदलाव हुआ, सेना को भी बल मिला, लेकिन मोदी सरकार ने वो पॉलिसी बनाई जो काम कर गई और बड़े से बड़ा देश रक्षा क्षेत्र से जुड़े कामों में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता था, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, और ये सब मोदी सरकार आने के बाद हो सका। मोदी सरकार की पॉलिसी से सेना को बल मिला। आतंकवादियों पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में सेना की ताकत को दुनिया देख चुकी है। गलवान में चीनी सेना को पीछे हटने पर भारतीय सैनिकों ने मजबूर कर दिया था कि भारत अब किसी भी देश से दबने वाला नहीं रहा। इसलिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे ताकतवर देश भी भारत से दोस्ती को प्रगाढ़ करने में जुटे हैं। सवाल है कि क्या मोदी सरकार की पॉलिसी चेंज का ये नतीजा है और क्या इन देशों के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए उपयोगी रहा और हमने दुनिया को दिखाया कि सेना की ताकत अदम्य है, अविश्वसनीय है, जिसका किसी देश के पास कोई तोड़ नहीं। लेकिन क्या इस बात को भी माना जाए, क्योंकि देखिए कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या विदेशों में जाकर ऐसी पॉलिसी बनाई या देश में रहकर ऐसी पॉलिसी बनाई जो आज हम देख पा रहे हैं कि सेना का डंका बजता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का ही नतीजा है? गौर साहब,
हर चीज ऐसा है। देखिए, ये जो कहना कि जी प्रधानमंत्री देश में रहते हैं ज़्यादा और हिंदुस्तान में नहीं रहते, ये तो पहले मैं कहूँगा एक कोई सोचे समझे, अगर सोचे भी तो बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट लगता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने ये देखना है कि भाई हम अपने देश के लिए क्या किस हिसाब से अपना आज की जो दुनिया के अंदर कूटनीति भी चाहिए आपको, आपको अपना डिप्लोमेटिक सारा जो है उस हिसाब से वेयर विदॉल चाहिए, आपको ट्रीटीज करनी है देशों के साथ में। आपने ये देखना है कि हमारे पास जो अब कई चीजें हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है, कई ऐसे चीजें हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है, हमने वो भी देखने की भाई वहां से कैसे आए। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां पे, आप देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी जी। हिंदुस्तान का, आप अगर किसी भी एनआरआई से पूछ लीजिए जो बाहर रहता है, वो यही कहेगा कि देखिए जनाब, जब हम हिंदुस्तान का पासपोर्ट पहले दिखाते थे, वो हमारे को जिस हिसाब से ट्रीट करते थे, चाहे इमिग्रेशन पे है चाहे कहीं, और आज जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल सी बात है, बाकी आप बातें छोड़ दीजिए। अब देखिए प्रधानमंत्री जी अभी गए स्वीडन, नॉर्वे वगैरह सारे गए, वहां क्या हुआ, वहां ट्रीटी साइन हुई। नॉर्वे से आपको वो मशीन मिल रही है जो आज तक दुनिया के अंदर किसी को नहीं दी उन्होंने। कौन सी? जो आपके चिप्स बनाएगी, चिप्स के लिए वो सिर्फ नॉर्वे में थी और नॉर्वे ही उसको मैन्युफैक्चर करता था। पर यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और आपके पास जो सेमीकंडक्टर जो आपने इतना बड़ा अपना एक अभी विशाल एक जो हम आगे प्रोग्रेस करने के लिए लगे हैं, उसके अंदर चिप्स बनाने के लिए भी आपका डोमेस्टिक वहां पे सिस्टम आ जाएगा। जी, तो ये चीजें है ना। आप देखिए, आप एक जो प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूँ कोई भी प्रधानमंत्री है जो पहले भी थे आज भी थे, मेरे को नहीं लगता कि वो देश के जो है बातें जो है देश के खिलाफ करते हो। पर हिस्ट्री जो है, देखिए आदमी को जज कौन करता है? हिस्ट्री। अब जितने प्रधानमंत्री थे आज हम उनको जज कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अच्छे काम किया थे, उनके गलत काम किया थे। तो जब वो पलड़ा जो देखते हैं तो उसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी तोला जाएगा। अब उस घटना का भी जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा हुई भी, होती भी रहेगी, क्योंकि बोफोर्स की घटना के बाद एक ऐसा माहौल बना जिसके बाद किसी भी डील को लेकर डर था, लेकिन मोदी सरकार में वो डर दूर हुआ और देखने को मिला वो बदलाव जो पहले कभी नहीं देखा गया। बोफोर्स की घटना के बाद बना डर का माहौल। बोफोर्स घटना रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा विवाद था जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर गंभीर सवाल उठे, सत्ता बदल गई और लगभग 4 दशक तक जांच, अदालतों और राजनीतिक बहसों का सिलसिला चलता रहा और हथियारों की खरीद को लेकर कई बार हिचकिचाहट भी देखी गई। लेकिन मोदी सरकार में यह हिचकिचाहट दूर हुई और बदलाव आया, हथियारों को खरीदने पर भी और हथियार बनाने को लेकर भी। लेकिन सर, एक घटना का अब मैं आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि बोफोर्स की घटना हर कोई कभी ना कभी याद करता है, और बोफोर्स की घटना के बाद क्या हमारे अंदर वो डर का माहौल पैदा हुआ? क्योंकि अगर कुछ चीजें हमें खरीदनी है या फिर आगे आने वाले समय के लिए अपनी सेना को मजबूत करना हुआ, हथियार या कुछ भी चीजें, जो डर था पहले के प्रधानमंत्री में या फिर पहले के मिनिस्टर्स में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो ऐसी दूसरी घटनाएं नहीं हुई और वो डर निकला कि नहीं, अगर हम किसी से कुछ चीजें खरीदते हैं या फिर बदलाव करते हैं तो वो खुलकर करेंगे? देखिए ऐसा है कि बोफोर्स एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चैप्टर था हमारे देश के साथ। अब उसके बाद में हुआ क्या? उसके बाद में कांग्रेस सरकार के जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, एंथनी जी और बाकी जो थे, उन्होंने तो बिल्कुल टेंडर करने ही बंद कर दिए। आप देखिए वो हमारी जो सबमरीन जो है जो उधर डूब गई, जो बिल्कुल उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, आग लगी और डूब गई। क्यों? उसके अंदर बैटरीज जो थी वो जो एक्सपायर्ड बैटरीज थी जो इस्तेमाल कर रहे थे वो, क्योंकि बैटरीज हम यहाँ पे बनती नहीं थी, हिंदुस्तान में बन नहीं रही। आपने इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट कैसे करनी है? क्योंकि आप तैयार नहीं हो इंपोर्ट करने के लिए, और बाकी चीजें भी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे जो मोदी जी आए हैं 2014 के बाद में, तो उन्होंने एक बड़ी पॉलिसी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा जी प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने दो, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं आप करिए। और आप देखिए आज की डेट में आपकी बैटरीज भी यहाँ हिंदुस्तान में बन रही है, जो उसके लिए ये जो स्पेशलिस्ट बैटरीज है। उसके अलावा आपका जो एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह वो भी जितनी देर से चल रहा था वो अब यहाँ बन रहा है। बीते वक्त में बहुत कुछ बदला, फैसले बदले, बदलाव आया और फिर आधुनिकीकरण भी हुआ।
जिससे सेना और मजबूत हुई और आज तकनीक के मेल से सेना को और मजबूती मिल रही है। तेजी से हुआ आधुनिकीकरण का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। सालों से अटके पड़े रक्षा सौदों को पूरा किया जा रहा है ताकि सेना के हथियार और गोला बारूद की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह काम शुरू हुआ। मेक इन इंडिया अभियान जो लगातार परवान चढ़ता रहा, जिससे रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी, 2047 तक वैश्विक रक्षा निर्यातक लक्ष्य रखा गया, जिससे धीरे धीरे प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का परिणाम भी सामने आने लगा। पीएम मोदी ने दूसरे क्षेत्रों के साथ ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी स्वदेशी को बढ़ावा दिया। साथ ही अब जिस आधुनिकता का उपयोग किया जा रहा है उससे सेना की ताकत को बल मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारी मारक क्षमता है वो भी बड़ी है तमाम चीजों की, क्योंकि ये जो आधुनिक चीजें हमारे पास हैं उसको लेकर हमने देखा है कि आधुनिकता का दौर और भी कहीं ना कहीं सफल होगा। तो आप मानते हैं कि सेना का आधुनिकीकरण हुआ है, इस वजह से भी सेना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गई है और अब जो पहले जैसे युद्ध लड़े जाते थे अब टेक्नोलॉजी से भी लड़े जाते हैं और उसमें भी सेना का पावर अहम हुआ है। देखिए, जो जो मतलब कि हर चीज के अंदर डेवलपमेंट जो है वो उस हिसाब से चलती है। अब आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो नया है वो है थिएटर कमांड्स का जो सिस्टम आया है एक। दूसरा, क्योंकि ये जो आजकल टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से जो आई है, विकसित हुई है, आप देखिए ड्रोन्स की जो लड़ाई है अब ड्रोन्स के ऊपर चली गई है, बाकी मिसाइल्स के ऊपर चली गई है। आपको बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालने की जरूरी नहीं है कि आपने वहां अपना जवान भेजना ही है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, हमने बॉर्डर नहीं क्रॉस किए, कोई हमारा जवान नहीं वहां गया, हमारा कोई हवाई जहाज नहीं गया पाकिस्तान एयर स्पेस में, और हमने उसका जो है हमने 11 एयरफील्ड तो उड़ा दिए, उसके सारे जो ठिकाने थे टेररिस्ट के वो उड़ा दिए। तो आज की लड़ाई जो है वो उस हिसाब से चल रही है और जो हमारा जवान है राइट एट जो मतलब कि फ्रंट लाइन के ऊपर, वो उसको हमने उसी हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं और हम उसी हिसाब से उसको जो है वो उसको आधुनिकता की तरफ ले जा रहे हैं कि वो वहां से ड्रोन भी चला सके, ड्रोन के वो पूरा उसको मुकम्मल जो है एक तरीके से उसको चलाए और उसके ऊपर से सर्विलेंस वगैरह सारा इस्तेमाल करे। और हमारे ड्रोन तो आजकल आपको पता है ये सिर्फ ड्रोन सर्विलेंस वाले नहीं है, ड्रोन अटैकिंग ड्रोन भी है हमारे पास, ठीक है, वहां से उसके जो सारा कुछ, तो ये चीज जो है साइड बाय साइड चल रही है। फिलहाल हमारी सेना लगातार ताकतवर होती जा रही है और उसका एक एक सबूत हमने आपको दिया। 2014 से पहले सेना की कितनी ताकत थी और 2014 के बाद सेना की कितनी ताकत बढ़ी है वो तो आपको पता ही लग गया होगा। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उन्होंने उसका एक एक सबूत भी आपके सामने दिया। फिलहाल एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।